नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आरओ या आरओ एग्जाम के लिए जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इस क्लास से आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का जो अपना पहला टॉपिक है वह है विश्व के महाद्वीप। सबसे पहले हम लोग विश्व के महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, जो पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, यानी ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा है? तो ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको प्यासी की भूमि या लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से भी जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया अगर हम देश की बात करें तो यह कंगारुओं का देश भी कहलाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए, जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो यह 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो देखिए, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। इसका भी नाम आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में यहाँ से किसी न किसी महाद्वीप की जो है जो सर्वोच्च चोटी है उसको जो है मिलान के थ्रू या मैचिंग में या फिर क्वेश्चंस के थ्रू आपको यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है माउंट एकांगुआ। इसी प्रकार आप अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी याद कर सकते हैं, माउंट किलिमंजारो, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। और यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? यूरोप महाद्वीप की। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्की है। माउंट कोसियुस्की कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट विंसन मैसिफ है। क्या है ये? माउंट विंसन मैसिफ। यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। इसके अलावा दो प्रश्न आप ये याद कर सकते हैं कि अंध महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पक्षियों का महाद्वीप पूछा जाए तो यह कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है अपना जो है पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, विश्व के महाद्वीप। आइए अब हम लोग जो है अपना आज की इस क्लास का दूसरा टॉपिक सौर मंडल, जो कि हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है, इस टॉपिक का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? तो देखिए, इसकी संख्या जो है 89 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष के अंदर उपस्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब निकलता है, तो यह जो है 21 जून को निकलता है। कब निकलता है? 21 जून को ये निकलता है। और सूर्य में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो देखिए, जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है वह होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सूर्य में लगभग 71% के आसपास होती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो ये नाइट्रोजन गैस है 78%। कितने परसेंट है? 78% जो है नाइट्रोजन गैस है। अगर आपसे पूछते हैं अपसौर कब होता है, तो अपसौर देखिए 4 जुलाई को होता है और इस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। और उपसौर कब होता है, तो यह 3 जनवरी को होता है और इस दिन क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपको मिलेगी 149.6 मिलियन किलोमीटर की। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने नापा था, तो इनका नाम इराटोस्थनीज था। इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अगर पूछा जाए कितना है, तो यह 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास जो है, जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, यह 12,714 किलोमीटर है। और दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के अंदर 42 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है अपनी आज की इस क्लास का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा था सौरमंडल। आइए अब हम लोग आज की इस क्लास का अपना तीसरा टॉपिक, जो कि है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, यहाँ पर हम वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू इसका भी रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो देखिए, सरस्वती नदी को जो है वैदिक युग में जो है और मुख्य रूप से जो है ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे वेदों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 4। हमारे उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। पुराणों की संख्या पूछी जाए तो पुराण हमारे टोटल 18 पुराण हैं।
वेदांगों की संख्या 6 है, और महाजनपद अगर आपसे पूछे जाएं तो महाजनपदों की संख्या जो है टोटल 16 हो जाती है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें रामायण में कुल कांड कितने थे, तो देखिए रामायण के अंदर टोटल जो है 7 कांड थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए जो महाभारत का युद्ध है, माफ़ कीजिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो यह जो है 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। और जो महाभारत का जो है प्राचीन नाम था यह जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो महाभारत का जो पुराना नाम था यह जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अब महाभारत में अगर आपसे पूछा जाए कितने पर्व थे, तो महाभारत के अंदर 18 पर्व भी थे। नेक्स्ट अगला जो अपना टॉपिक है इसी के अंदर वह है वेद और उनके रचनाकार और उनको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद था, इसकी रचना की थी धन्वंतरी ने। धन्वंतरी इसकी रचनाकार थे और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो है होत्र कहलाते थे। इसके अलावा दूसरा वेद हम बात करें सामवेद, जो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, इसके जो है रचनाकार थे भरत मुनि, और इसको पढ़ने वाले जो है उदात्र कहलाते थे। तीसरा हमारा इसके बाद है वेद जो है यजुर्वेद। इसके अंदर आपको जो है मंत्रों एवं यज्ञ आदि का उल्लेख आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा यजुर्वेद की गई है, और इसको पढ़ने वाले जो है अधर्व्यु कहलाते थे। नेक्स्ट हम अंतिम वेद की बात करें, यह सबसे नवीन वेद है अर्थवेद, और इसको जो है इसकी रचना की थी विश्वकर्मा ने, और इसको पढ़ने वाले जो है ब्रह्म कहलाते थे। तो इस प्रकार आप जो है इन चारों वेदों को जो है अच्छे से पढ़कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऋग्वेद के अंदर अगर आपसे पूछा जाए गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा शब्द का जो है 1 बार प्रयोग किया गया है, जबकि सरस्वती का 3 बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समाप्त कर लिया है। अब हमारा आज की इस क्लास का अगला टॉपिक है जो है प्रमुख शासक और उनके द्वारा धारण की गई उपाधियाँ। अब यहाँ पर हम जो है इतिहास के अंदर जो हमारे प्रमुख शासक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी उपाधि अपने साथ जो है अपने नाम में लगाई हुई थी, तो आइए इनको भी एक एक करके हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए आपको अगर पूछा जाए किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, तो यह जो है बिंदुसार को कहा गया है। मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था बिंदुसार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रियदर्शनी देवनाम प्रिय, यह किस शासक को कहा गया है, तो यह देखिए मौर्य वंश के एक महान राजा जो कि अशोक महान थे, इन्हें जो है प्रियदर्शनी देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत का नेपोलियन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए महाराजा धीराज, यह किसने उपाधि धारण की थी, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण उपाधि थी महाराजा धीराज। इसके अलावा शेख सलीम के नाम से कौन जाने जाते थे, तो ये जहांगीर को कहा जाता था शेख सलीम। और अगर आपसे पूछा जाए जिंदा पीर कौन कहलाते थे, तो जिंदा पीर कहे जाते थे औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा विक्रमादित्य किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे शीलादित्य पूछा जाए तो यह हर्षवर्धन को कहा गया, किसको कहा गया, हर्षवर्धन को। और देवपुत्र किसे माना गया है, तो यह जो है कनिष्क को जो है देवपुत्र कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अपना यह टॉपिक भी प्रमुख शासक और उनके द्वारा धारण उपाधियाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसका भी आप लोग जो है 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, निश्चित ही आपको ये सब याद हो जाएंगे, और यहाँ से आपको हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाए। खासतौर पे ये 2 नाम आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी नए भी होंगे। शीलादित्य कहा जाता है हर्षवर्धन को, और देवपुत्र जो है कनिष्क को। अब बाकी ये सभी नाम ज़्यादातर हम लोग बार बार इसको जो है किसी क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते रहते ही हैं। चलिए आइए अब हम लोग जो है अपना आज की इस क्लास का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म की, तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा शहर में हुआ था। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारतवर्ष में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है पराक्रम दिवस हम लोग जो है 23 जनवरी को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता था, इनका अन्य नाम क्या था, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, और एडोल्फ हिटलर ने ही इनको सबसे पहले नेताजी कहकर पुकारा था। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी 1939 में, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 2 नारे दिए थे, एक तो दिल्ली चलो का नारा, और इसके साथ में जो है इन्होंने जो है जय हिंद का नारा भी दिया था। चलिए
अब हम लोग जो है इसी के अंदर हमारा जो है जो दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर चितरंजन दास। अब यहाँ पर हम चितरंजन दास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चितरंजन दास का जो उपनाम था वह देशबंधु था। देशबंधु उपनाम से कौन जाने जाते थे? चितरंजन दास को जाना जाता था। इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना आपसे पूछी जाए कब हुई थी, तो यह 1923 में हुई थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। और अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो देखिए अभी हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है और इनके गुरु जो है चितरंजन दास थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता था, तो इन्हें देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संबोधित किया जाता था। देश के रत्न और साथ में अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु ही ना हो, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा, यह किसकी आत्मकथा है, तो यह भी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा हो जाती है, द इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए 1861 में विधवा विवाह जो है सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1861 में विधवा विवाह सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रनाडे ने 1861 में विधवा विवाह सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा 1870 में पूना सर्वजन सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1870 में पूना सर्वजन सभा की स्थापना भी महादेव गोविंद रनाडे एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। आपसे अगर भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछा जाए तो यह राजा राम मोहन राय को कहा गया है, लेकिन पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है महादेव गोविंद रनाडे को माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह 1918 में हुआ था और गांधी जी द्वारा यह खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। भारत का हीरा अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था भारत का हीरा, और इनको जो है बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा केसरी व मराठा समाचार पत्र यह जो है किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे, संपादित किए गए थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको संचालित किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गणपति उत्सव की शुरुआत जो है यह किसने की थी, तो यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अपना अगला टॉपिक भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ और उनके संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आबिद हुसैन समिति की, तो इसका संबंध जो है लघु उद्योगों से हो जाता है। इसके अलावा सी रंगराजन समिति अगर आपसे पूछी जाए तो यह गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई गई थी। सी रंगराजन की समिति, इन्होंने जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अगला देखिए बलवंत राय मेहता समिति, तो यह जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में जो है यह समिति बनाई गई थी। इसके अलावा अगर आपसे शिवरमन समिति पूछी जाए तो इसका संबंध जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना है, जो भारत में कृषि का सबसे बड़ा बैंक भी है, और 12 जुलाई 1982 को यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसी के द्वारा संविधान के अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले जो है 1976 में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगर आपसे सरकारिया आयोग पूछा जाए तो ये 1983 में बना था और इसका संबंध जो है केंद्र राज्यों के बीच संबंध से है, सरकारिया आयोग। इसके अलावा जीवीपी समिति आपसे पूछी जाए जो 1947-48 में बनी थी, तो यह राज्यों को पुनर्गठन से बनी थी, जिसके तहत जो है बाद में चलकर जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने जो है अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा था प्रमुख समितियाँ और उनके संबंध, इस टॉपिक को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग जो है अपना आज की इस क्लास का अगला टॉपिक जो कि है भारतीय निर्वाचन आयोग, यहाँ पर हम इंडियन इलेक्शन जो कमीशन है उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात कीजिए भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान का भाग नंबर 15। अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ये आता है। भारत में बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। बात किया जाए अगर भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, तो यह एक 3 सदस्यीय आयोग है जिसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक हो जाता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इनका नाम था सुकुमार सेन
और प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी, इनका नाम था वीएस रमा देवी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा था भारतीय निर्वाचन आयोग, इस टॉपिक को भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम लोग आज की इस क्लास का अपना लास्ट टॉपिक जो कि है भारत की प्रमुख जनजातियाँ, इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत की प्रमुख जनजातियों की और उनके निवास स्थान की, तो सबसे पहले आता है इसमें मोपला जनजाति। तो मोपला जनजाति जो है भारत के केरल राज्य में निवास करती है, या वहाँ पर केरल राज्य में मोपला जनजाति पाई जाती है। मोपला का विद्रोह भी हुआ था केरल में, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए सहरिया जनजाति, तो यह जो है राजस्थान राज्य में पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। इसके अलावा जो खस और थारू जनजाति है, बहुत ही, थारू तो उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस जनजाति है, और ये खस जो है उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजाति। तो खस जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की। और थारू जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश राज्य की हो जाती है। इसके अलावा अगर आपसे बक्करवाल जनजाति पूछी जाए कहाँ पाई जाती है भारत में, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है बक्करवाल जनजाति। इसके अलावा अगर आपसे टोडा जनजाति पूछी जाए तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति। और मुंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मुंडा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा चेंचू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश में जो है चेंचू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे लेप्चा जनजाति पूछी जाए तो यह सिक्किम राज्य में लेप्चा नाम से एक जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा गोंड और भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए यह जनजाति जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है, और गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। इसके अलावा गारो और खासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मेघालय में निवास करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो यह गोंड जनजाति मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे सोमपेन जनजाति पूछा जाए भारत में कहाँ पर निवास करती है, तो ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। आवो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर? असम राज्य में। इसके अलावा कुकी जनजाति का निवास स्थान मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए संथाल जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो यह झारखंड राज्य में जो है निवास करती है। और गद्दी नाम से जो जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अपना आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक जो कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ था, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन की क्लास थी। आपने अगर इससे पहले की जो है हमने 2 क्लासें ऑलरेडी जो है चैनल पे डाली हुई हैं, अगर आपने अब तक उन क्लासों को भी नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से जाके उनको भी देखिए, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।